मेरा बेटा नशा करता था। एक रात वो एक लड़की को अपने साथ घर लेकर आया। मैं उस लड़की को यहाँ से भेजने लगी तो बेटा उसे छोड़कर मुझे कमरे में ले गया और कुंडली लगाकर मेरे सारे साथ। पति चाहे जैसा भी हो, बीवी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। जब वो ना रहे तो औरत की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। लेकिन मैं वह बदनसीब हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही बेटा है। मैं वो अंधेरी रात कैसे भूल सकती हूँ जिसकी स्याही ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। शालीन मेरा 20 साल का सौतेला बेटा था, घर का अकेला ही कमाने वाला था और मेरे पति के देहांत को बस कुछ ही महीने गुजरे थे कि वह एक रात एक लड़की को अपने साथ लेकर आया और कहने लगा कि मुझे इससे शादी करनी है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया, वजह ही ऐसी थी। मैं कभी भी शालीन की शादी उस लड़की से नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरा इनकार करना था कि शालीन आपे से बाहर हो गया। उसने उस लड़की को तो यहाँ से जाने दिया, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले गया। मेरी जान उस वक्त फना हुई जब उसने मुझे बेड पर पटका और कमरे की कुंडी लगाई। कहने लगा, आज तुम्हारे इनकार की तुम्हें वो सजा दूंगा कि दुनिया वालों के सामने मुंह छिपती फिरोगी। उसकी बात का मतलब समझकर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैंने कहा, शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर मेरे साथ। वो मंजर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शालीन मेरे पति की इकलौती औलाद थी, इसलिए मेरे पति ने उसके अब तक सारे लाड उठाए थे। इसीलिए खुदगर्जी और बदतमीजी उसके रग रग में भरी थी। वह मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति उसे सिखाता आया कि शालीन, तुम मेरी सारी जायदाद के अकेले वारिस हो। कच्चे दिमाग में बार बार सुनता है तो खुद ब खुद ही उसके अंदर यह सारी बातें खुदगर्जी के तौर पर आ जाती हैं। शालीन के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला था। वह पूरे घर में यूं रहता है जैसे वह मालिक है और मैं उसकी नौकरानी। मुझे नहीं याद कि उसने कभी मुझे माँ कहा हो। मेरा नाम सोनम है और वह मुझे सोनम ही कहकर बुलाता था। पहले पहले जब उसने मुझे यह कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरे पति मुझे इसी नाम से पुकारता है, तो इसीलिए शालीन की जुबान पर भी यही चढ़ गया है। लेकिन मैंने फौरन उसे टोक दिया कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ कहा करो। लेकिन वह 5 साल की उम्र में भी बहुत ही बदतमीज किस्म का था। कहने लगा, नहीं, मैं तो तुम्हें सोनम ही कहकर पुकारूंगा। मुझे इसका लहजा बहुत बुरा और बदतमीज सा लगा। मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरे पति उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और शालीन स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। मैं उसे नाश्ता बना कर देने लगी तो कहने लगा, सोनम, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद। उसकी इस बदतमीजी पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे माँ कहाँ करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वो कहने लगा, तुम सोनम हो और मैं तुम्हें हमेशा सोनम ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम मुझे तड़पा के रख देगा। वह रोने लगा। उसी वक्त मेरा पति कमरे से बाहर निकला और शालीन से रोने की वजह पूछने लगा। शालीन ने मेरी तरफ इशारा किया और कहने लगा, इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझे माँ के बजाय सोनम कह रहा था। मेरी बात मेरे पति ने पूरी सुनी भी नहीं थी कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? तुझे तो मैं बताता हूँ कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वह मेरा हाथ पकड़े मुझे रूम में ले गया और बहुत बुरी तरह मारने लगा। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे पति को मुझ पर तरस न आया। शालीन यह सब देखकर हंसते हुए तालियां जा रहा था। मेरे पति ने कहा, खबरदार दोबारा शालीन पर हाथ उठाया तो। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति ऐसी हरकत भी मेरे कर सकता है, वह भी एक बच्चे के लिए। अपनी बीवी को बच्चों के सामने अहमियत नहीं देगा। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और अब शालीन 8 साल का हो गया था और उसकी खुदगर्जी और भी परवान चढ़ गई थी। वह स्कूल से आता तो मैं खाना तैयार करके रख देती थी,
क्योंकि अगर जरा भी देर हो जाती तो वह तूफान खड़ा कर देता था। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था, मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं पका सकी थी। कल की सब्जी मौजूद थी, मैंने सोचा कि वही आज शालीन को दे दूंगी। शालीन जब स्कूल से वापस आया तो मैं बड़ी मुश्किल से ही उसके लिए रोटी बनाई थी। वह सीधा किचन में आया और कहने लगा, सोनम, रोटी नहीं बनाई क्या अभी तक? ना जाने तुम क्यों इतनी सुस्त और कामचोर हो। मैंने कहा मुझे सुबह से बुखार है, मैंने खाना टेबल पर रख दिया है। लेकिन कल वाली सब्जी देखकर उसने खान की प्लेट पकड़ी और जोर से फर्श पर फेंक दी और कहा, तुम मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो? मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा मुझे सुबह से बुखार है और मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बुखार से अभी भी तप रही थी, मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। लेकिन शालीन भी अपने बाप की तरह ही बेरहम था। कहने लगा, यह ड्रामा मेरे सामने ना करे और चलकर खाना बना। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वह चिखता चिल्लाता रहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि नए सिरे से मैं पूरा खाना बनाती। मेरा पति अपने ऑफिस से शाम को ही वापस आता था, लेकिन आज शायद शालीन के फोन करने पर जल्दी आ गया था। मैं उस वक्त बुखार में बेसुध पड़ी सो रही थी। वह आया और मुझे पकड़कर झटके से उठाकर बैठा दिया। कहने लगा, बदतमीज औरत, तुझे मैं इसलिए शादी करके नहीं लाया कि तू मेरे बच्चे को भूखा रखेगी। यह कहकर वह मुझे पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था और सर चकरा रहा था। मैं भी घसीटते हुए पति के साथ चली गई और बड़ी मुश्किल से बोली कि मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। मैंने खाना बना कर दिया था मगर शालीन ने, मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई थी क्योंकि पति ने मुझे और बोलने का मौका ही ना दिया। और फिर गरम तवे पर मेरा हाथ रखकर मेरे चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगा। मैं दर्द से तिलमिला उठी थी। बुखार तो पहले ही था, दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई और जब होश आया और आँख खोली तो देखा कि मैं यूं ही किचन के फर्श पर पड़ी हूँ और हाथ जले हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। पूरा बदन दर्द कर रहा था और बुखार अभी भी था, मगर उसके बावजूद मैं सिसकते हुए उठकर पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। रात को न जाने कौन सा वक्त था, तभी मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। शालीन चलता हुआ किचन में आया था और आकर मेरे सामने अजीब सी मुस्कुराहट सजा कर कहने लगा, जब नौकर मालिक की बात ना माने तो उसका यही हाल होता है। मुझे शालीन से उस दिन से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी, मगर उसके बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह इस घर का मालिक था। यही सब तो वह बचपन से सुन रहा था। उसने अपनी माँ की जरा भी इज्जत ना रही। पति ने मुझसे अगले कई दिनों तक बात नहीं की और ना ही मुझे दवा लाकर दी। मैं घरेलू नुस्खे अपनाते हुए अपनी तबीयत ठीक करने लगी। उसके बाद तो चाहे जैसी हालत हो, चाहे मर भी रही हूँ, तो मैं शालीन की बात को कभी खाली नहीं जाने देती। उसके लिए ताज़ा खाना बनाया करती और उसके हर जुल्म को खामोशी से सहा करती, मगर उसके बावजूद उसका रवैया दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जा रहा था। पति ने भी अब मुझसे बात करना बंद कर दी थी। वह शालीन से बहुत प्यार करते थे और मुझ पे हर वक्त गुस्सा करते थे। कहते थे कि जो शालीन कहे वही करो, उसके हुक्म का पालन करो, उसके हुक्म के खिलाफ मत जाना। मेरी अब यही कोशिश होती कि बाप बेटे को शिकायत को मौका ना दूं। मेरी सारी हसरत तो जैसे दिल में ही दफन हो चुकी थी। शालीन 11 साल का हो चुका था और अब समझदार था, मगर उसके नफरत और बदतमीजी तो जैसे आसमान पर पहुंच चुकी थी। वह मुझसे कभी भी तमीज से बात नहीं करता था। एक दिन वह घर पर ही था, उसने स्कूल से छुट्टी की थी। मैं जब उसके कमरे के पास गई तो मुझे अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से जब दरवाजा खोला तो अंदर शालीन बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। वह भी बेफिक्र होकर सिगरेट के कश ले रहा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मैं आगे बढ़कर शालीन के हाथ से सिगरेट छीन ली और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हो? आने दो, तुम्हारे पापा को आज बताती हूँ। मगर
शालीन ने तो हद ही पार कर दी थी। वह गुस्से से उठा और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं बड़ी हैरत में पड़ गई थी। वह मेरा बेटा था और अपनी माँ पर हाथ उठा चुका था। मैंने हैरानी से शालीन की तरफ देखा और बोली कि क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं है? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे ही थप्पड़ मार रहे हो। वह मुझे धक्का देकर कहने लगा, चल चल निकल यहाँ से, तू मेरी माँ नहीं है, तू सिर्फ एक मामूली से नौकरानी है जिसे मेरा बाप झोपड़ी से उठा कर लाया था ताकि वह इस घर की साफ सफाई कर सके और मेरा कहना मान सके। दोबारा खुद को मेरी माँ कहा तो इससे बड़ा और इससे भी बुरा हश्र करूँगा उसके मुंह से। आज जब यह सब सुनी तो मुझे अपना वजूद बेमतलब सा लगने लगा। मैं रोने लगी और खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आई। हाँ, यह सच था कि मैं शालीन की सौतेली माँ थी, मगर थी तो माँ ही ना। मैंने उसे पाल पोस कर इस उम्र तक पहुँचाया था, मगर आज उसने कैसे मुझे बिल्कुल ही बेइज्जत कर दिया था। मुझे आज भी वो रात याद थी जब मेरी माँ ने मुझे विदा करके शालीन के बाबा के साथ भेजा था। मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब घर से था। शालीन के पापा जैसे शख्स का रिश्ता आना उनके लिए खुशी से कम ना था, क्योंकि वह अच्छा खाते कमाते थे। मैं तो जवान थी, मगर शालीन के पापा उम्र में मुझसे बड़े थे। मगर मेरे माँ बाप ने जरा भी सोचे समझे बगैर मेरी शादी शालीन के पापा से कर दी और विदाई से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझसे यही कहा कि तुम इस घर में दूसरी बीवी बनाकर जा रही हो। शालीन का एक माँ की तरह ख्याल रखना और अपने पति को कोई शिकायत का मौका न देना। यह ना हो कि कल तुम पर कोई बात हो और वह तुम्हें घर से निकाल दे। यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। बेटी, तुम्हारा बाप एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर है। उसके सर पर तुम्हारे बाद और बेटियों का बोझ है। माँ की नसीहत पल्लू से बांधकर यहाँ तक आ चुकी थी और शादी की रात में दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो वह कमरे में आते ही नहीं थे, क्योंकि शालीन उनसे बिना वजह की जिद करके अपने पास रोक लेता था। जब वह कुछ देर बाद मेरे पास आए और हमने कुछ बातें की तो एक बार फिर अचानक से शालीन दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो गया और जिद करते हुए अपने पापा को अपने साथ ले गया। मुझे मेरे पति ने कभी यह नहीं कहा तुम मेरी बीवी हो, यह घर तुम्हारा है, तुम ही इस घर की हर चीज की मालिक हो। उसने कहा यह घर और मेरा सब कुछ शालीन का है, वह इस घर का मालिक है। आज इस मलिक ने मुझे मेरी असली हैसियत याद दिला दी थी। शाम को जब शालीन के पापा आए तो मैंने शालीन की हरकत के बारे में उन्हें बताया। शालीन तो उनके सामने साफ मुकर चुका था और कहने लगा कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, यह जानबूझकर मुझे बस आपकी नजरों में गिराना चाहती है, वरना मैं क्यों सिगरेट पीऊंगा। शालीन के पापा को शक हुआ। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी भी ली, मगर वहाँ से कुछ भी न मिला। उल्टा वह मुझ पर ही चढ़ गए और बात सुनाते हुए कहने लगे कि अगली बार मेरे बेटे के खिलाफ कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना, वरना मैं तुम्हें अपने बेटे की देखभाल के लिए ही यहाँ लाया था और फिर तुम्हें इस घर से निकालने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करूँगा। मैं तो डर के मारे हैरान हो चुकी थी। आखिर करती भी क्या? शालीन को इसके हाल पर छोड़ देती तो और बर्बाद हो जाता। यह सब देखकर भी खामोश रहना पड़ा। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता गया और शालीन बड़ा होता गया। वह तो मुझे तू कहकर बुलाया करता और कभी कभी तो नौकरानी भी कहकर मुझसे अपने सारे काम करवाया करता। पति को भी अब मुझसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नौकरानी बनकर ही रह चुकी थी। लेकिन एक दिन रब ने मेरी सुन ली। शालीन 17 साल का था कि जब मैं उम्मीद से हो गई। उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। मेरी गोद भर गई थी। मेरा अपना बच्चा अगर हो जाता तो शायद पति के दिल में मेरी भी अहमियत बढ़ जाती। यह सोचकर मैं खुश हो गई थी। यह खबर सुनकर मेरा पति भी खुश था। उसका रवैया भी मुझसे अच्छा हो गया था। लेकिन यह बात शालीन से बर्दाश्त नहीं हुई। वह मुंह सुजाए बैठा था, लेकिन मैंने भी परवाह नहीं की। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह इस कदर जलता है। मुझे डॉक्टर बेड रेस्ट का मशवरा देकर गए थे, लेकिन फिर भी मैं खाना खुद ही बनाती थी। मैं दोपहर को उठी तो सोचा कि रात के लिए खाना बना लूं, लेकिन जैसे ही मैं किचन में गई तो मेरा पैर फिसला और अगले ही लम्हे मैं मुंह के बल बहुत जोर से गिरी थी।
क्योंकि किचन में सरफ वाला पानी गिराया गया था। मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं चिल्लाने लगी जब शालीन हंसता हुआ किचन में दाखिल हुआ और कहने लगा, तू अपनी औलाद को मेरी जायदाद में हिस्सा बनाना चाहती थी, ले आज मैंने वह भी खत्म कर दिया। यह सब कुछ सिर्फ मेरा है और किसी को नहीं दे सकता। मैं रात तक वही रोती तड़पती रही। शालीन घर से बाहर चला गया। जब पति घर आया तो मुझे देखकर डॉक्टर के पास ले गया। मेरा बच्चा खत्म हो चुका था। मैं बहुत रोई, लेकिन उसका इल्जाम भी पति ने मुझ पर डाल दिया कि मैंने किचन धोने की कोशिश की तो मैं गिर गई। यह बात भी शालीन ने ही उन्हें बताई थी। शालीन अब 18 साल का हो चुका था और उसकी आदतें और खराब हो चुकी थी। कई रातें घर से बाहर रहना, झूठ बोलकर बाबा से पैसे लेना, अलग अलग तरह के बुरी आदत उसमें आ चुकी थी। उसकी संगत इतनी खराब थी कि मोहल्ले से शिकायत आना शुरू हो गई। मगर शालीन के पापा को तो उस पर अंधा भरोसा था। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। उनका साया सर पर था तो खुद को सुरक्षित समझती थी, मगर अब उनके जाने के बाद में तो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। शालीन तो वैसे ही कभी मेरा ना बना था, भला अब वह मुझसे कैसे मोहब्बत करता। बाबा की मौत पर वह भी दुखी था, मगर फिर सब कुछ भूल भाल कर जिंदगी के मजे लूटने लगा। वह तो अब मुझसे और बदतमीजी करने लगा था। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। वह एक लड़की को लेकर घर आ गया। वह लड़की बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। मैं कभी शालीन को देखती तो कभी उस लड़की को। शालीन उस लड़की को अगवा करके ले आया था। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आंटी मुझे बचा लो, शालीन मुझे मार देगा, यह जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। शालीन गुस्से से कहने लगा कि मैं आज और अभी इससे शादी करने वाला हूँ। नौकरानी जाओ, मेरा कमरा सजाओ, आज मेरी सुहागरात है। मैं किसी तौर पर उसकी शादी उस लड़की से नहीं होने देना चाहती थी। वह लड़की डर के मारे मुझसे गिड़गिड़ा कर भीख मांगने लगी। वह मासूम लड़की तो एक कॉलेज में पढ़ती थी, गरीब बाप की बेटी थी। शालीन का उस पर दिल आ गया और उसे मानने लगा, मगर वह उसके झांसे में जब ना फंसी तो आज वह जबरदस्ती उसे उठाकर घर ले आया था। शालीन इस कदर गिर सकता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं उस लड़की को शालीन से छुड़वाकर अपने पास ले आई और गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ ज्यादती हरगिज नहीं करने दूंगी। जाकर इसे वापस छोड़कर आओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वह सारी हद पार करते हुए मेरे पास आया और चीखते हुए बोला, क्या करेगी तू, और तू कर भी क्या सकती है? नौकरानी मुझे धमकी देगी, इतने पर निकल आए हैं तेरे। चुपचाप लड़की को इधर कर, वरना। मैंने शालीन को डांटा और मना किया कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसके साथ जबरदस्ती की तो मैं पूरे मोहल्ले को तुम्हारी करतूत बताकर तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगी। मगर शालीन तो जैसे आग बबूला हो चुका था। उसकी अकड़ को ठेस पहुंची थी कि इसकी सौतेली माँ ने उससे जुबान दराजी की है। वह गुस्से में बढ़कर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर बोला, तेरी इतनी हिम्मत की मेरे सामने जुबान चलाए? आखिर तुझे इतनी इजाजत दी किसने की तू मेरे सामने खड़ी रहकर इस कदर बोल सके? आज मैं तेरा वो हश्र करूँगा कि दुनिया में तेरी जैसी औरतें याद रखेंगी। मैं तो डर के मारे उसको देखने लगी थी। उससे पहले कि कुछ और कहती, शालीन मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं हैरत और बेयकीनी से शालीन को देख रही थी। आखिर यह करने क्या वाला था? मैं कांप चुकी थी। आखिर वह ऐसा भी सोच सकता था? मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और एक तेज थप्पड़ पूरी जान से उसके चेहरे पर दे मारा। वह बिलबिला उठा। मैं उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, शर्म करो, माँ का दर्जा रखती हूँ मैं। तुम्हारे लिए अंधे मत बनो। तुम इंसान हो या जानवर, खुद को इस हद तक मत गिराओ कि नरक भी तुम्हें स्वीकार न करे। शालीन बहुत हाइपर हो चुका था। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे साथ जो गलत हरकत करनी चाहिए वह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। मैं सौतेली ही सही, मगर उसकी माँ थी और उसके मरे हुए बाप की बीवी थी। मैंने उसे खुद से दूर किया।
मगर वह तो मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म करना चाहता था। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया और बालों से दबोचकर गालियां बकता हुआ मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती थी। शालीन जैसे दरिंदे लड़के को आज मैं सबक सिखाना चाहती थी। मैंने फौरन साइड टेबल पर मौजूद कांच का गमला उठाया और शालीन के सर पर दे मारा। मैंने शालीन के सर पर 3 बार मारा। शालीन गिरकर तड़पने लगा और मैं हांफती हुई शालीन को देख रही थी और बोली, तू इंसान नहीं सपोला है, जिसे दुनिया जहां की इज्जत और मोहब्बत देकर भी देख ली, उसके बावजूद वह अपने ही पालने वाले को डांसना नहीं छोड़ता। शालीन जमीन पर गिरा तड़प रहा था और मदद मांग रहा था, मगर शालीन की अब से लेकर बचपन की सारी यादें और बदतमीजी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी। मैंने एक नजर अपने वजूद पर डाली। बिखरे बाल और जगह जगह से फट चुके कपड़े, मुझे घिन आ रही थी शालीन से। शालीन खत्म चुका था। मैं उसे खत्म करना तो नहीं चाहती थी, पर आज उसके अंदर के जानवर ने उसे खत्म दिया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। बंगाल की औरतें महीने में एक रात छोटे लड़के के साथ क्यों गुजारती हैं, ये रात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कम उम्र में ही मेरे कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और मैं बहुत परेशान था। मैं तो अपने पापा से मिलने के लिए आया था। मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर मुझ पर ही एक भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। तभी मेरी मुलाकात एक बंगाल की औरत से हुई, जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं अभी छोटा बच्चा था। उसे भला मुझसे ऐसा क्या काम हो सकता था जिसके बदले में मुझे बहुत कुछ दे रही थी। मुझे उसकी बात समझ तो नहीं आई थी, लेकिन हालात ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। और फिर जो कुछ उस औरत ने मेरे साथ किया, वो जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम प्रिंस है। मैं अपने पापा से मिलने के लिए बंगाल आया था और मेरे पापा मुझे लेने के लिए रेलवे स्टेशन आ रहे थे कि रास्ते में ही उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो बुरी तरह घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जब रेलवे स्टेशन पर पापा की जगह उनके दोस्त मुझे लेने आए और ये खबर सुनाई कि मेरे पापा हॉस्पिटल में है, तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे आसाम से मेरी मम्मी ने ट्रेन में बिठाया था और यहाँ मुझे पापा लेने आने वाले थे, लेकिन पापा के दोस्त को देखकर और सारी बातें सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं बहुत जिद करके बंगाल आया था क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टी हुई थी और मैं कुछ वक्त अपने पापा के साथ रहना चाहता था और बंगाल घूमना चाहता था। मैं मम्मी पापा का एक लौता बेटा था, इसलिए मेरी जिद पर पापा मान गए और मुझे अपने पास बुला लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे यहाँ आने पर ऐसी मुसीबत आ जाएगी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो पापा को देखकर मेरे आंसू बहने लगे। मेरे पापा बहुत ही बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया था कि उनकी काफी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। अभी ये परेशानी चल ही रही थी, तभी पता चला कि कंपनी ने पापा के एक्सीडेंट का सुनकर उन्हें छुट्टी दे दी और पापा के पास अगले 6 महीने तक कोई काम नहीं है। कंपनी पापा का बोझ नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 6 महीने के लिए छुट्टी दे दी और पापा की जगह किसी दूसरे आदमी को रख लिया। पापा होश में आए और उन्हें ये पता चला तो वह रोने लगे, क्योंकि पापा के पास सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि 2 कुंवारी बहनें भी घर में थी। उन्हीं की वजह से पापा बंगाल कमाने आए थे। मुझे और मम्मी को उस वक्त छोड़ के यहाँ चले आए थे जब मैं सिर्फ 2 साल का था। यहाँ आने के बाद से पापा 2 बहनों की शादी कर चुके थे, लेकिन 2 बहनें अभी भी बाकी थी और यही सोचकर पापा की तबीयत और खराब होने लगी कि अब आगे क्या होगा। पापा को इतना परेशान और तकलीफ
मैं देखकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना मैं यहाँ आने की जिद करता और ना ही पापा का एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में तो पापा के इस हालात का जिम्मेदार मैं ही था। हॉस्पिटल वालों ने 1 हफ्ते में ही पापा को छुट्टी दे दी थी। फिर मैं और पापा एक छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गए। पापा कहने लगे, अब आसाम वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पापा अब कोई काम नहीं कर सकते थे और कंपनी पापा का खर्च नहीं उठा रही थी। ऐसे में यहाँ रहना पापा के बस में नहीं था। पापा का कहना था कि जो भी पैसा जमा हुआ है वो भी इसी तरह खर्च हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम घर चलते हैं। पापा की बातों से मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि वहां जाकर भी हमारा गुजारा होना मुश्किल है। पापा के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने पापा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो फिर हम वापस जाने का सोचेंगे। उस वक्त पापा टिकट लेने के भी काबिल नहीं है, लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं ही यहाँ कोई काम करूंगा और जब तक पापा सही नहीं होते अपने पापा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन सारी दिक्कत ये थी कि ये आसाम नहीं था। यहाँ छोटे बच्चे को कोई भी काम पर रखने को तैयार नहीं था। यहाँ बच्चों से काम करवाने पर सख्त कानून लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए यहाँ काम मिलना इम्पॉसिबल है। पापा रोम में रह रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे, इसलिए मैं पास के पार्क में पापा को घुमाने के लिए ले आया। वहीं पर मेरी मुलाकात एक बंगाल की औरत से हुई। वो थोड़ी दूर पर बैठी थी और उसकी नजर मुझ पर और मेरे पापा पर टिकी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि पापा का कोई जानने वाला मिल गया और पापा उसके साथ बात करने में बिजी हो गए। तभी वह औरत इशारे से मुझे अपने पास बुलाई। मैं तुरंत चला गया। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम प्रिंस है और मेरा घर आसाम में है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरी बात सुन के वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, फिर तुम लोगों का घर कैसे चल रहा है। उसकी बात पे मेरी आंख में आंसू आ गए और मैंने उसे बता दिया कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। पापा की नौकरी खत्म हो गई है और हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। मुझे यहाँ कोई काम भी नहीं मिल रहा है। कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो फिर क्या तुम वो काम कर लोगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं जरूर करूंगा। घर जाकर हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि 6 महीने तक मैं पापा की जगह उनकी सारी जिम्मेदारी उठा लूं। मेरी बात सुनकर वो खुशी से कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की जरूरत थी जो मेहनत से जीना चाहता हो। मैंने पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए नौकरी है। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया था। अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती थी। इसलिए मैंने उससे कहा, ठीक है, आप मुझे बस काम बता दीजिए, मैं अपने पापा से बात कर लूंगा। वो कहने लगी, तुम्हें रोज सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर रहना होगा और महीने के आखिरी दिन में तुम्हें काम भी बता दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस भी दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। वे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि आप मुझे काम तो बता दीजिए, तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम आ तो जाओ। मैं उससे और कोई सवाल पूछा तो उसे पहले ही पापा ने मुझे आवाज दे दी। उनके दोस्त जा चुके थे और पापा के चेहरे पर तकलीफ दिख रही थी, शायद उन्हें बैठने में तकलीफ हो रही थी। मैं फौरन पापा की तरफ पलटा तो वह हैरत से पूछने लगे कि तुम उस औरत से क्या बात कर रहे थे। मैंने पापा को बता दिया कि वो औरत मुझसे अपने बंगले का काम करवाना चाहती है और इसलिए उसने मुझे बंगले पे बुलाया है। मुझे भी यही लगता था कि उस औरत को मुझसे अपने बंगले का काम करवाना होगा, वरना मुझे
जैसे छोटे बच्चे से वो और क्या काम करवा सकती थी। इसलिए मैंने पापा को ये बात बता दी कि मेरी बात सुनते ही पापा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे, मैं तुम्हें किसी काम पर नहीं लगा सकता। पता नहीं वो औरत कौन है, तुमसे कितना काम करवाएगी। पापा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि पापा, सिर्फ 6 महीने की तो बात है, एक बार आप ठीक हो गए तो फिर दोबारा से अपनी कंपनी में नौकरी कर लीजिएगा और मैं भी वापस चला जाऊंगा। तब तक घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अगर वो औरत मुझे अच्छे पैसे देने को तैयार है तो फिर मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं। पापा ने नम आंखों से मुझे देखा और कहने लगे कि मेरे बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझे समझने लगा है। मैंने पापा से कहा कि एक बार उस औरत पर भरोसा करके देख लें। मैं काम पर एक दिन जाऊंगा, अगर मुझे काम समझ आ गया तो करूंगा, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी देखकर पापा मान गए और कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फौरन वापस आ जाना। मैंने पलटकर उस औरत की तरफ देखा। वो औरत वहां से जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अगली सुबह उसके पास जाऊंगा और काम देख लूंगा। ये काम मुझे किस्मत से मिल रहा था, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। सारी रात मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं उस औरत को मुझसे क्या काम करवाना है और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर आंखें बंद करता तो अपनी माँ और बुआ का ख्याल आने लगता। मेरी 9 बुआओं की शादी की उम्र हो चुकी थी और गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से तो मेरे पापा परदेश रह रहे थे। अगली सुबह मैं पापा के सारे काम करके और उन्हें नाश्ता देकर बंगले पर जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पापा को मुझे अकेले भेजते हुए डर नहीं लगा। मैंने पापा को यकीन दिलाया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। उस औरत के बंगले पर पहुंचते ही मैंने चौकीदार को जैसे ही बताया कि मुझे मालकिन ने बुलाया है, उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगा, तुम मालकिन के पास रहोगे। वह बहुत ही अजीब सी बोल रहा था और अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। चौकीदार ने एक नौकरानी को बाहर बुलाया। चौकीदार ने मुस्कुराकर उस नौकरानी से कहा कि मालकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती है, मालकिन की नजर की दाद देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात पर मैं हैरान रह गया था। भला काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने की क्या जरूरत थी? मालकिन को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए। मुझे तो चौकीदार कुछ पागल लग रहा था। वो औरत चौकीदार की बात सुनकर जोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला बहुत बड़ा और अच्छा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कि सोने का महल हो। मैं एक सोफे पर बैठा, मेरे सामने शरबत रखा था, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई खास मेहमान हूँ। थोड़ी देर में मालकिन वहां आ गई। मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गया। वो एक मॉडर्न किस्म की मैक्सी पहने और मेकअप किए मेरे सामने बैठी थी। वे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी नजरें झुका ली थी। जो भी था वो मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम के लिए आया था। मैंने शरबत पी लिया तो मालकिन ने कहा कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मालकिन की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया था और ना ही इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम की जरूरत हो। मैंने फौरन कहा कि आप मुझे काम बता दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर काम बहुत ही ईमानदारी से करूँगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा, इसी बात की तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अभी तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। दूसरी नौकरानी ने मुझे कमरे में पहुंचा दिया और साथ ही मेरे पास बहुत सारे फल भी रख दिए। मैं जब से यहाँ आया था पापा की तबीयत को लेकर परेशान था और ना ही मैं अपने आप को ठीक से आईने में देखा था और ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान दिया था
और अब उसके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो सामने लगे आईने में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई कि मालकिन ने फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। मैं खूबसूरत तो हूँ, अपनी माँ की तरह, चमकता हुआ रंग और नीली आंखें, मैं दूसरे से बहुत अलग था। हर जगह अपनी आंखों से पहचाना जाता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत को मुझसे मिलवाया। उसका नाम दीपिका था। मालकिन कहने लगी कि ये तुम्हें आज से बात करना सिखाएगी, किस तरह यहाँ बात की जाती है, इस देश के तौर तरीके क्या हैं, और थोड़ी बहुत यहाँ की भाषा सिखा देगी। मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। मुझे बंगाल के तौर तरीके सीखने की क्या जरूरत थी, और बात करने के तरीके मुझे तो मालूम थे। फिर मालकिन खासकर एक औरत को मेरे पीछे क्यों लगाई थी? मुझे काम ही तो करना था, फिर बंगाली तरीके से सीख कर मैं क्या करता? वो कहने लगी कि 1 महीने तक तुम्हें ये सब सीखना है और उसके बाद तुम मेरे काम आओगे। 1 महीना तुम्हें दीपिका के साथ ही गुजारना है और सुबह से लेकर शाम तक दीपिका तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे दीपिका के हवाले करके चली गई थी। दीपिका एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी और बहुत अच्छे से मुझे हर चीज सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे उठना और बैठना चाहिए। एक बात में समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतना ज्यादा ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। पहले दिन जब मैं शाम को घर पहुंचा तो पापा मेरी फिक्र में बहुत ज्यादा परेशान थे। वे मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ तुमने पहला दिन क्या क्या काम किया, तुमसे कितने काम करवाए गए? और जब मैंने पापा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने के और बंगाली तौर तरीके सिखाए गए हैं तो मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा दिए। मैंने हैरत से पापा को मुस्कुराने की वजह पूछी तो पापा कहने लगे कि ये बंगाली लोग बहुत अजीब होते हैं, वो कुछ लेते हैं तो पहले उसकी मालूमात लेते हैं, फिर तुमको ऐसे कैसे रख सकते हैं। वो पहले तुम्हें अपने तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाएंगे, फिर तुम उनके महल में काम कर सकोगे। चलो अच्छा है, तुम बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब तक तुम पर काम का बोझ नहीं है, तुम दिल लगाकर सब कुछ सीख जाओ। जब मैं सही हो जाऊं तो वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना इतने दिन नहीं रह सकती। पहले ही वो मेरी दूरी का दुख उठा रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उससे दूर कर दूं। पापा ठीक ही कह रहे थे। मम्मी मेरे बिना बहुत अकेली हो गई थी। मैं रोज मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने के लिए दिए जा रहे थे। मेरे बालों को नई स्टाइल से बना दिया गया था। मुझे हर तरह का अच्छा खाना खिलाया जाता था। 12 दिन में ही मुझ में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। खुद को आईने में देख कर ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वही छोटा बच्चा हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरे सेहत को बहुत अच्छा कर दिया था। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने पर भी कोई रोक नहीं थी। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो यहाँ किसी बादशाह की तरह घूमता फिरता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी कि मैंने कभी मालकिन के पति को नहीं देखा था, जबकि वह एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ फोटो लगी हुई थी और मुझे पूछने पर उन्होंने बस इतना ही बताया था कि उनके पति का बहुत बड़ा कारोबार है और वो रात को ही घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ वहाँ घूमती या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती। जब से मैंने दीपिका से तौर तरीके सीखे थे, मालकिन मुझे भी अपने साथ ले जाने लगी। वो मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में घुमाती, मुझे मेरी पसंद की चीजें दिलाती और मैं अपनी इस नौकरी पर हैरान था, जिसके लिए मुझे एक तो सैलरी भी मिल रही थी और इतना सामान भी। मैंने अपने पापा को अपनी नौकरी और दिन भर क्या क्या किया
हूँ बताया तो पापा कहने लगे शायद मालकिन की कोई औलाद नहीं है, इसलिए वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही है, लेकिन ये बात बताना नहीं चाहती है। मालकिन ने मुझे यही बताया था कि 1 महीने तक दीपिका मुझे ट्रेनिंग देगी, फिर मेरा काम शुरू होगा। मुझे उस दिन का इंतजार था जब मेरा काम मुझे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे करना क्या है। अभी तो मैं अपने नए नए कपड़े और महंगी महंगी चीजों को एंजॉय कर रहा था। पापा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन इतनी ठीक नहीं थी कि वो नौकरी कर सके। मेरी नौकरी लग गई थी तो पापा की परेशानी भी कुछ कम हो गई। पापा ने मम्मी को एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। पापा मम्मी के पास शाम में फोन करते और उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा कहते। दिन तेजी से गुजरते चले गए और 1 महीने में मैं पूरी तरह से बदल गया था। मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। महीने के आखिरी दिन में जैसे ही मालकिन के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पर खुश था कि अब मुझे काम करना होगा। बंगले के अंदर गया तो दीपिका मुझे कहीं नजर नहीं आई। दूसरी नौकरानी मुझे कहने लगी, आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक बार भी मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि मालकिन का कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। मालकिन ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी है। आज का पूरा दिन तुम मेरे साथ इस कमरे में गुजारना होगा और आने वाले 29 दिन तुम उसी तरह गुजारना होंगे जिस तरह तुमने इस महीने में गुजारे हैं। मालकिन की बात मुझे समझ तो नहीं आई थी। ये इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगी मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। फिर जो कुछ मालकिन ने मुझे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ ये सब कैसे कर सकता था? मैं तो अभी बहुत छोटा था और मालकिन जिस चीज की ख्वाहिश की थी वो पूरा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें पूरा 1 महीना हर तरह की आजादी दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है। अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते हो। ये पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तो तुमने कोई काम नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो कहने लगी कि हम औरतों की जिंदगी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी जिंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। मेरे पति को गलत आदत हो गई है और अपनी पत्नी को वक्त देना भूल जाते हैं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पति की दिलचस्पी मुझ में नहीं है। इसलिए मैं भी महीने में एक दिन छोटे बच्चे के साथ गुजारती हूँ और अपनी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। इस तरह मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और किसी को इस बात पर शक भी नहीं होता। मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है। फिर मैं क्यों ना उसे धोखा दूं? मैं बदले के आग में जलती रहती हूँ और ये इसी तरह ठंडी होती है जब मैं किसी छोटे बच्चे को अपने घर ले आती हूँ। तुमसे पहले भी कुछ लड़कों को मैंने इसी तरह से लाया था, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं था कि मैं उसे अपने पास रखती। लेकिन तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें पूरा 1 महीना अपने घर बुलाती रही। इन पैसों की वजह से तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रख लूंगी। ना ही तुम्हारे पापा को नौकरी की जरूरत होगी और ना ही तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा। तुम अपने पापा को अपनी मम्मी के पास वापस भेज देना। मैं छोटा जरूर था, लेकिन मैं बेअकल नहीं था। मालकिन की एक एक बात मुझे समझ आ रही थी। मैंने वो सारा नोट वापस मालकिन के हाथ में पकड़ाया और साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं गलत रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता। मालकिन की लाख रोकने के बावजूद मैं वापस चला आया। मालकिन को यकीन था कि पैसे की चमक मुझे रोक लेगी, लेकिन पैसों की चमक से ज्यादा मेरी माँ की परवरिश
अहम थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। मैं वापस अपने पापा के पास चला आया और अपने पापा से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। ये लोग बहुत ही गलत हैं। हम वापस अपने घर चलते हैं। एक रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत की खाएंगे। आपकी थोड़ी सी बीमारी पर कंपनी वालों ने बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे। और मेरी मालकिन की नीयत ही कुछ और थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ आया था। मैं अपने पापा के साथ वापसी का टिकट ले चुका था और आने वाली जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन पापों से भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि देना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। मुझे यकीन था कि भगवान ने हमारे लिए आसमान में किसी न किसी का काम का इंतजाम कर रखा होगा। पहले बंगाल के लोग अलग थे और आज के लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। दौलत ने उन्हें अपनी इज्जत से भटका दिया है और इस बात का अंदाजा हर इंसान मेरी कहानी से लगा सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। मैं हाथ में किताब लिए अपने कमरे में टहल रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। मेरे एग्जाम आने वाले थे। रातों को पूरा घर सोता था और मैं पढ़ाई करता था। मैं बार बार कमरे से बाहर जाता, मगर बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। मैं अपनी भाभी का मुंतजिर था। पिछले कई दिनों से महसूस कर रहा था कि भाभी रात के इस पहर अपने कमरे से निकलती थी। 2-3 बार ऐसा हुआ कि रात को जाकर बाथरूम में जाने लगता तो भाभी को उनके कमरे से निकलते देखा था। मैं नींद में होता था, इसलिए नजरअंदाज कर दिया कि शायद कोई काम होगा या फिर किचन में जा रही होगी। मगर पिछले 1-2 रोज से मैं अपनी जरूरी टेस्ट की वजह से रातों को जाग रहा था और लगातार 12 बजे के बाद जब सब घर वाले अपने अपने कमरे में बंद हो जाते, भाभी दबे पांव अपने कमरे से निकलती थी। मैं हैरान रह गया, क्योंकि भाभी कुछ वक्त से बहुत अजीब हरकतें करने लगी थी। दिन के वक्त भी भाभी थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती थी और जब बाहर निकलती तो आंखें सुर्ख हो रही होती थी, बाल उलझे बिखरे होते थे। बाकी घर वालों ने तो इतना ध्यान कभी नहीं दिया था, क्योंकि भाभी घर का काम पूरा करती थी, जबकि मैं तो वैसे भी भाभी का दीवाना था। इतनी मनमोहिनी सूरत थी भाभी की, मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। आज मैं खुशी तौर पर भाभी का इंतजार कर रहा था ताकि रंगे हाथों पकड़ सकूं। आखिर वो रात के उस पहर घर में क्या करती फिरती थी। मुझे फिक्र थी कि भाभी को कोई परेशानी ना हो। मैं एक बार फिर कमरे से बाहर झांका। मेरे कमरे के बाहर गैलरी नुमा जगह थी और सामने भाभी के कमरे का दरवाजा था। कमरे का दरवाजा अचानक खुला तो जल्दी से अपने दरवाजे की ओर में छुप गया। भाभी ने रोज के मुताबिक बाहर निकलकर यहाँ वहां जाकर और सबके सो जाने की तस्कीर करके वह दबे पांव कमरे से निकलकर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाती हुई किचन में जाने लगी। मैं हैरत से भाभी को देखने लगा। वह किचन में दाखिल हुई और कुछ देर किचन में खटपट सुनाई देने लगी। मैं बेचैनी से पहलू बदलने लगा। किचन में जाकर भाभी से पूछना चाहता था कि उन्हें क्या चाहिए, मगर मुझे खौफ था कि घर के कोई और लोग जागे तो गलत मतलब निकाल लिया जाएगा, क्योंकि भाभी बिल्कुल जवान और इंतहाई हसीन लड़की थी और मेरी बहन और माँ बहुत सक्की मिजाज की थी। अपनी माँ बहनों की वजह से मैं बहुत बच के रहता था। अभी मैं बेचैनी से इस सोच में गुम था कि भाभी वापस आई हुई दिखाई दी। मैं मायूस होकर दरवाजा बंद करने लगा, जो मेरी नजर भाभी के हाथ में मौजूद चीज पर पड़ी। मैं हैरान होकर रुक गया और फटी फटी आंखों से भाभी को देखने लगा। उनके हाथ में 2 खीरे थे। मैं हैरान रह गया कि रात के इस पहर मेरी भाभी को किचन में जाकर खीरा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी थी और अपनी ही घर से खाने की चीज लेने में क्या शर्म थी कि वह इतना दबे पांव किचन में जाती थी। उस वक्त भी भाभी खीरे को दुपट्टे में छुपाने की कोशिश करती
यहाँ वहाँ देख रही थी। उसे खौफ था कि कोई उसे ना देख ले। मैं हैरानी से अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। दोबारा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं कर पाया। बहुत कोशिश की अपने दिमाग से इस बात को झटक सकूं। शायद मुझे ही गलतफहमी हो रही है, मगर भाभी का बार बार बचती नजरों से यहाँ वहाँ देखना और अपने दुपट्टे में खीरा छुपाकर दबे पांव चलना मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। रात तो सोचते सोचते मुझे नींद आ गई, मगर सुबह उठकर कॉलेज की तैयारी करते हुए मुझे वही बात फिर से याद आ गई थी। मैं नाश्ते के लिए टेबल पर जाकर बैठा तो किचन में काम करती भाभी पर नजर पड़ी। मैं वहीं पर रुककर भाभी को देखने लगा। उनके सर से दुपट्टा उतर चुका था और उनके गीले बाल बिखरे हुए थे, जिससे कुछ पानी की बूंदें टपक रही थी। मैं एक तक भाभी को देखे जा रहा था। भाभी के बाल बहुत खूबसूरत हैं। मैं जवान लड़का था, भाभी के हसीन सूरत से बहुत मुतासिर रहता था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसी लड़की नहीं देखी थी जिसके अंदर ढूंढने से भी कोई खामी ना मिले और खूबसूरती की कोई हद ना हो। भाभी की गोरी सफेद रंग और निखार नाजुक कम उम्र लड़कियों जैसा सराफा था और बाल बिल्कुल काले लंबे और चमकदार थे। मुझे अपने भाई की किस्मत पर रश्क आता था जिसे इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई थी, मगर वह बदनसीब शादी के एक हफ्ते बाद ही परदेश जाकर बैठ गया था। शादी को तकरीबन 1 साल होने वाला था और आज तक मेरा भाई वापस नहीं आया था। मैं भाभी को देखते हुए सोच में खोया था जब मेरी बहन ने मुझे पुकार कर कहा, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही भाभी पर नजरें गड़ाए बैठे रहते हो, अपनी हद में रहा करो। मैं हड़बड़ाकर नजरें झुका ली और अपना नाश्ता करने लगा। मेरी बड़ी दोनों बहनें नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। भाभी किचन में काम करती थी। मैं सुस्ता अपनी जगह बैठा रहा। मेरी माँ कमरे से निकलते हुए भाभी को आवाज लगाने लगी, अरे बहू, मेरा नाश्ता बन गया तो मुझे दे दो, फिर दवाई भी लेनी है। मुझे रात भी घुटनों में शरीर में दर्द था। माँ बोलते हुए मेरे सामने आकर बैठ गई। भाभी मेरी माँ की आवाज पर सब काम छोड़ छाड़ कर घबराई हुई थी, अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। भाभी ने कंधे पर झूलता दुपट्टा ठीक करते हुए घूंघट के अंदाज में लेते हुए अपने गीले बाल छुपा लिए थे। मैं अपनी भाभी की हरकतों का अक्सर महसूस करता और सोचता रह जाता कि भाभी अपने गीले बाल मम्मी से क्यों छुपाती रहती है। वह मेरे सामने तो लापरवाही से कांधों पर दुपट्टा रख काम करती रहती थी, मगर यूं ही मेरी माँ या बहनें सामने आई थी, भाभी हर बार इसी तरह अपने बाल छुपा लेती थी। अगली रात इसी तरह मैं अपने कमरे में बैठा पड़ रहा था जब भाभी अपने कमरे से निकली और किचन से खीरा उठाकर इसी तरह दबे पांव वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ सोचकर मैं भी भाभी के पीछे चला गया। जल्दबाजी में भाभी अपने कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। शायद मैं कमरे के करीब पहुंचा तो मुझे हल्की हल्की सिसकियां की आवाज ही सुनाई देने लगी। मैं परेशान हो गया। मैं आज खुले दरवाजे से अंदर झांका तो सामने का मंजर मुझे हैरान करने के लिए काफी था। मैं फटी फटी आंखों से अपनी भाभी का भीगा हुआ चेहरा देख रहा था। उस मंजर को देखकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया था। कितनी देर तक मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया और एक तक अपनी भाभी को देखता रहा। भाभी ने कुछ देर बाद नजर उठाई तो मैं जल्दी से पीछे हो गया और इससे पहले कि भाभी मेरी मौजूदगी को महसूस करती, मैं जल्दी से अपने कमरे में चला आया। मैं नहीं चाहता था कि भाभी मेरी मौजूदगी को महसूस करके शर्मिंदा हो, मगर अपने कमरे में आकर भी मैं कितनी देर तक भाभी की इस हरकत को सोचता रहा और बेचैनी से पहलू बदलता रहा। अगली सुबह के मुताबिक भाभी नहाई हुई गीले बाल लिए किचन में काम कर रही थी। उस रोज मेरे कॉलेज से छुट्टी थी। मेरी बहनें शायद नाश्ता करके यूनिवर्सिटी चली गई थी। मेरी माँ नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी। भाभी अकेली किचन का काम समेटने लगी। कुछ सोचकर मैं अपने किचन में चला गया। मेरी नजर भाभी के गीले बालों पर टिकी हुई थी। भाभी ने मुझे चौंक कर देखा तो मैं हड़बड़ा गया। आप अकेले काम कर रही हैं, इसलिए मैं सोचा मैं भी आपकी मदद कर दूं। मैं शर्मिंदगी से वजाहत दी तो वह मुस्कुराने लगी, कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे थकावट नहीं होती, ये काम करने की आदत है। तुम बैठो, क्या तुम्हें चाय चाहिए? भाभी ने मुझसे सवाल किया तो मैं फिर
सर हिलाकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। मैं भाभी से बात करना चाहता था। उस रात मैंने जो नज़ारा देखा था, मैं उसके बारे में सवाल करना चाहता था, मगर ये बात मुझसे नहीं हो रही थी। आखिर मैं कहाँ से शुरू करूं? और मुझे ये भी फिक्र थी कि भाभी शर्मिंदा ना हो जाए। भाभी, क्या आपको भाई की याद आती है? इस घर में भाई के बाद आपको अकेलापन तो महसूस होता होगा। मैं बहाने से बात का आगाज शुरू किया तो वह रुक कर मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगी। फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जाहिर है पति के बगैर औरत की कैसी जिंदगी होती है, तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुझे तुम्हारे भाई की बहुत याद आती है और मैं अक्सर जिद करती हूँ कि वह वापस लौट आए। मैं उनके बगैर अब नहीं रह सकती। भाभी की बात करते हुए आंखें नम हो गई थी। मेरी आंखों में उस रात का मंजर लहराया था। शायद ये ठीक ही बोल रही थी। भाई के बगैर रहना मुश्किल हो रहा था। इस तरह दिल में बहुत सी हसरत है और खामियां पैदा होने लगी हैं। भाभी, मैं जानता हूँ भाई की मजबूरी है। घर चलाने की खातिर वह छोटी सी उम्र में परदेश जाकर बैठ गए थे। मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, मगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं आपको हर मुश्किल परेशानी में आपका साथ दूंगा। न जाने क्या सोचकर मैंने भाभी के सामने ये दावा कर लिया था। अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगी। अगले ही लम्हे उनका चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बेहतर होगा इन बातों में तुम मत पड़ो। अभी तुम छोटे हो तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। भाभी ने मुझे ढके छुपे अल्फाजों में समझा दिया कि मैं उनके मामले में कोई ऐसा सवाल या दखल अंदाजी ना करूं, मगर मेरे लिए ये नामुमकिन था। मैंने उस रात जो मंजर देखा था, उसके बाद मेरे अंदर बेचैनी सी बढ़ गई थी। मैं अपनी भाभी के करीब होना चाहता था। रोजाना रातों को चुप चुप कर मैं भाभी के कमरे में जाता और उन्हें वही हरकत करते हुए देखा था। भाभी की सिसकियां मुझे रातों को सोने नहीं देती थी। मैं घर वालों से दूर होने लगा। बहाने बहाने से भाभी से बात करना, उनका एतबार जीतने की कोशिश करता था, मगर वह मेरे करीब होने से झिझक रही थी। एक रोज मुझसे बात करते हुए भाभी ठटक कर रो पड़ी। मैं भी इंसान हूँ, मुझे पति का सहारा चाहिए, मगर वह मुझे छोड़कर दूर जा बैठा। ससुराल वालों के साथ रहना मुश्किल नहीं है, मगर पति के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा भाई मेरे जज्बात नहीं समझ सकता, मेरी मुश्किल का उसे एहसास नहीं। मेरी हर रात बिस्तर पर सुलगते हुए गुजर जाती है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। मेरी भाभी रो रही थी जब मैं उनका हाथ थाम लिया। भाभी, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ और सब देख भी रहा हूँ। आपकी तकरीबन परेशानी भले ही मेरे भाई की समझ में ना आती हो, मगर मैंने महसूस कर लिया है। मैं आपकी हरकतों पूरा करना चाहता हूँ। आप एक बार मुझ पर यकीन करके तो देखिए, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरे अल्फाज पर भाभी ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा था और उनके आंसू रुक गए थे। वह नजर झुका गई थी। मेरा दिल खुशी से धड़क उठा था। मैं यही चाहता था कि भाभी मुझे बच्चा समझना छोड़ दे। मैं जवान लड़का था और भाभी की परेशानी दूर कर सकता था। भाभी की खामोशी पर मैंने उनके करीब होकर आहिस्ता से सरगोशी की। आप रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आज रात आपके कमरे में मैं आऊंगा। मेरी सरगोशी पर भाभी का चेहरा शर्मिंदगी से सुस्त हो गया। उठकर वहां से चली गई, मगर मैं खुश था कि भाभी ने मुझे इनकार नहीं किया। पूरा दिन में मशरूफ घूमता रहा। रात के वक्त में अपने कमरे से निकला और किचन से जाकर पानी का एक जग भरा। मेरे लबों पर मुस्कुराहट चल रही थी। मैं जगह बनाते हुए फ्रूट्स रखने लगा और फिर वह सामान लेकर भाभी के कमरे में पहुंच गया। भाभी मेरे इंतजार में थी। हल्की सी दस्तक पर फौरन दरवाजा खोल दिया। वह घबराई हुई लग रही थी। कहने लगी, तुम्हें अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ और बहनों के दिल में तुम्हारे और मेरे लिए कोई नफरत पैदा हो। मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। भाभी परेशानी से बोल रही थी। मैं
इत्मीनान से चलता हुआ सोफे पर जाकर बैठ गया और वह ट्रे टेबल पर रख दी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भाभी सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। किसी को क्या खबर है कि आपके कमरे में क्या हो रहा है। अब डरना छोड़ दें और दरवाजा बंद कर दें। मेरी तसल्ली देने पर भाभी ने मुझे गौर से देखा और दरवाजा बंद कर दिया। तुम कब से इतने बड़े हो गए हो? मुझे तो हैरत है, तुम हर बात को ही महसूस करने लगे हो। क्या तुम मुझे इतना गौर से देखते रहते हो? भाभी ने आईब्रो चढ़ाकर मुझसे कहा तो मैं आहिस्ता से हंस पड़ा। आपको क्या खबर, मेरी तो सारा दिन नजरें ही आप पर टिकी रहती हैं। मैंने शरारत से कहा तो भाभी ने अपने कंधे उचका दिए। बहुत बदतमीज हो, मैं यहाँ तुम्हें अभी तक बच्चा समझती रहती थी। भाभी लबों पर हाथ रख हंस रही थी। मैं एक अरसे के बाद भाभी को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। मैं उस रात कितनी देर भाभी के कमरे में बैठा रहा। दरवाजा हमने अच्छे से बंद कर दिया था, किसी को खबर नहीं हुई। सुबह होने से पहले पहले मैं अपने कमरे में चला गया। अगले रोज भाभी गीले बाल किए किचन में काम कर रही थी। मेरे देखने पर उन्होंने अपना रुख कर लिया। मैं भी शरारत से बैठा भाभी को देखता रहा। तुम्हारी यूनिवर्सिटी कब से स्टार्ट हो रही है? छुट्टियां कुछ ज्यादा ही लंबी हो चुकी हैं, मेरी बड़ी बहन ने मेरे पास बैठते हुए मुझसे सवाल किया तो मैं जल्दी से सीधा होकर बैठा और भाभी ने अपना दुपट्टा अच्छे से फैलाकर अपने गीले बालों को छुपा लिया। भाभी की हरकत पर मैं आह भर कर रह गया था। मुझे अपने भाई की बुज़दिली पर गुस्सा आने लगा। अगर मेरा भाई इतनी खूबसूरत बीवी को ऐसे छोड़कर ना जाता तो आज मुझे और भाभी को चुप चुप कर ये तमाशा ना करना पड़ता। मैंने भाभी के पास बाकायदगी से जाना शुरू कर दिया। मैं ये सब सोचकर बहुत बुरा महसूस कर रहा था। मेरी भाभी रफ्ता रफ्ता मुतमाइन होने लगी थी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई थी। यही बात मुझे भी खुशी दे रही थी। काफी रोज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर एक रोज मेरी माँ ने मुझे भाभी के कमरे में अपनी भाभी के पास रंगे हाथों पकड़ लिया। भाभी का तौर खौफ के मारे चेहरा पीला पड़ चुका था और बौखलाहट में मेरी तरफ देखने लगी। तब मैंने अचानक अपनी माँ को ये कहकर मुतमाइन करने की कोशिश की कि भाई का फोन था। वह 3 दिन से भाभी को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बात ना होने के बाद से आज मुझे कॉल की और बेहद परेशान थे। इसलिए मैं भाभी से बात करवाने उनके कमरे में चला आया। मेरी माँ मेरे चेहरे का जायजा लेने लगी, जैसे ये जानना चाहती हो कि क्या मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। बहुत मुश्किल से ही सही मेरी माँ खामोश हो गई थी, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मेरी माँ और मेरी बहनों के दिल में मेरे और भाभी के हवाले से शक पड़ चुका था। उस रोज के बाद से तो मुझे हर वक्त कोई ना कोई जागता हुआ और मेरी निगरानी करता हुआ दिखाई देता। इतना ही नहीं, मेरे कमरे में झांक झांक कर मेरी मौजूदगी का यकीन किया जाता। मैं इस निगरानी से इस कदर तंग हो गया कि मैं अपनी माँ बहनों से झगड़ा करके नाराजगी इख्तियार कर ली कि शायद इस तरह ये निगरानी का सिलसिला बंद हो सके, मगर मेरी माँ अपनी ड्यूटी से बाज नहीं आई थी। दूसरी तरफ भाभी उदास और खामोश रहने लगी थी। चेहरे पर मायूसी छा गई थी और दिन ब दिन कमजोर होने लगी थी। मैं भी इतने दिन से इसी पाबंदी से परेशान था। मैंने भाभी से माफी मांगी थी कि मेरी वजह से उनके लिए मुश्किल बढ़ गई है। भाभी ने मुझे कुछ नहीं कहा था, बस नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। मैंने अब दिन में मौका ढूंढकर घर वालों से नजर बचाकर भाभी के कमरे में जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं भी अब खुद को मजबूर पाता था। मुझे भाभी की ये बेबसी सही नहीं जाती थी, मगर ये सब कुछ ज्यादा देर तक छुप नहीं सका था। ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता था कि एक रोज भाभी की गैर मौजूदगी को महसूस करके मैं बहुत परेशान हो गया था। तब घर वालों से नजर बचाकर मैं एक बार फिर से दिल के हाथों मजबूर होकर भाभी के कमरे में जा पहुंचा। वहां जाकर मुझे भनक हुआ कि भाभी की तबीयत खराब थी। उस रोज मैं कमरे से निकलने में काफी लेट हो चुका था और तभी अचानक धड़ाम से दरवाजा खुलकर मेरी माँ अंदर चली आई थी और पीछे पीछे मेरी बहनें भी आ गई थी और एक तूफान खड़ा कर दिया था।
मैंने लाख कोशिश की कि किसी तरह अपनी माँ और बहनों को खामोश करवा सकूं, मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार न था क्योंकि पिछली बार पकड़े जाने पर मेरी माँ ने भाभी को काफी सख्त सजा सुनाई थी कि वह फोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो मेरे बेटे को इतनी रात को उनके कमरे में जाना पड़ा और मेरे परदेसी भाई को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तब तो भाभी ने ये कह दिया था कि फोन की चार्जिंग नहीं थी, इसलिए बात नहीं हो पाई। ये मामला रफा दफा हो गया था, मगर मुझे मेरी माँ ने सख्ती से वार्निंग दी थी कि दोबारा अपनी भाभी के इर्द गिर्द दिखाई दिए तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। अब दोबारा पकड़े जाने पर इस बार मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। मैं क्या कह सकता था? खामोशी से सर झुकाकर खड़ा था। मेरी माँ ने भाभी को खूब बुरा भला कहा कि शर्म नहीं आती, जवान लड़के को अपने मतलब के लिए बहका दिया। अभी मेरा बेटा मर तो नहीं कि तुम ये गिरी हुई हरकत करने लगी हो। भाभी तो पहले ही इतनी कमजोर थी कि उसके संग के हालात से बोलकर रह जाती थी, अब भी सर झुकाकर आंसू बहाने में मशरूफ थी। मेरी माँ लगातार बोल बोल कर भी अपना गुस्सा कम नहीं कर पाई थी और भाई को कॉल कर दी। उसको बिना रुके सब कुछ बताकर मेरी माँ ने उसको कहा कि अभी इसी वक्त इसको तलाक दे दो। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं कि अपनी बीमारी को भुलाकर तुम्हारी इस बदचलन बीवी की निगरानी करती फिरूं। ना दिन को सुकून है, ना रात को सुकून बाकी रहा है। मैं तो पहले ही कहती थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये सब सुनकर भाई ने ना जाने अपने गुस्से को किस तरह जब्त किया था और माँ से कहा कि कुछ दिन सब्र करो, मैं वापस आता हूँ तब बात करेंगे। ये कहकर भाई ने कॉल काट दी। तब मेरी माँ गुस्से भरी नजरों से भाभी को देखते हुए कहा था कि अब कुछ दिन बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है, फिर तुम्हारा पत्ता साफ करवाती हूँ। अजीब तमाशा बनाकर रखा है घर को। ये कहते हुए मेरी माँ ने अचानक मेरी तरफ रुख किया और कहने लगी कि तुम भी बाहर आ जाओ, इस कमरे से दूर रहना जब तक तुम्हारा भाई नहीं आ जाता, वरना मैं भी किसी का लिहाज नहीं करूंगी और धक्के देकर इसको बाहर निकाल दूंगी। उनका इशारा भाभी की तरफ था। मैं भी खुद पर कंट्रोल करके कमरे से बाहर निकलता चला गया, क्योंकि मामला ठंडा होने से पहले मेरा कुछ बोलना भी भाभी के लिए मसले खड़े कर सकता था। चंद रोज तक भाभी को उनके कमरे में नजरबंद रखा गया और मैं खुद अपने कमरे में बाहर नहीं निकला था। और फिर भाई वापस लौट आए। उनके आते ही मेरी माँ ने उनको 2 घड़ी बैठने की भी इजाजत नहीं दी थी, बल्कि पहले ही फुर्सत में कमरे में ले जाकर मेरी भाभी के सामने जाकर खड़ा कर दिया। तो इतने दिन तक रोती रहने के बाद भी भाई को एक उम्मीद से देख रही थी। तब मेरी माँ ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई कि इस औरत को तलाक दे दो और चलता करो। तब मेरा भाई गुस्से से फट पड़ा और कहने लगा कि छोटी सी उम्र में बाप के जाने के बाद मैं परदेश जाकर घर की जिम्मेदारी निभाता रहा। फिर शादी के भी 1 हफ्ते बाद दोबारा से बाहर चला गया ताकि मेरी बहनों की बेहतरीन घराने में शादी हो सके। मगर इस सब का क्या सिला दिया आप लोगों ने कि मेरी बीवी का ख्याल रखने की बजाय उस पर इल्जाम लगा रहे हो। उसको स्किन एलर्जी है, इसको रोज नहाना पड़ता है, मगर आप लोगों के मना करने पर चुप छुप कर रातों को नहाती रहती थी। उसको खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी गई कि वह यूं रात के अंधेरे में खीरे जैसी चीज रोज खाने लगी ताकि अपनी भूख मिटा सके, जबकि उसकी खीरे पसंद भी नहीं है। और जब मेरे छोटे भाई ने उसकी इस हाल में देखकर उसकी मदद करने की कोशिश की, वह रोज रात को तुम लोगों से छुप छुपाकर उसे खाना देने के लिए आता, तो तब भी दिक्कत आप लोगों ने की। उसकी किरदार पर शक करना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा तो मैं भी कह दिया कि मैं आप लोगों को सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। आप लोगों ने भाभी पर इल्जाम लगाते हुए मुझ पर भी शक किया, मुझे शर्मिंदा किया।
मम्मी आप भी मेरी बहनों जैसी हैं। अब मेरी माँ बहनें अपने रवैये पर शर्मिंदा होते हैं। ये भाई से माफ़ी मांगने लगी। मेरी बहनों ने बताया कि उन्हें भाभी के हुस्न से जलन थी। वह कुंवारी थी और भाभी से छोटी थी, मगर फिर भी भाभी उससे बहुत छोटी और ज़्यादा हसीन लगती थी। मेरी बहनों के जो भी रिश्ते आते थे वह भाभी को पसंद कर लेते थे। इस वजह से बहनों ने उनके साथ इस तरह का रवैया तैयार किया और मेरी माँ को भी उस्काया कि वह भी भाभी को अहमियत ना दे, क्योंकि भाभी की वजह से ही उनके लिए आए हुए रिश्ते खराब हो रहे हैं। तब मेरे भाई ने बहुत दुख से ये कहा कि मैं अब दोबारा अपनी बीवी को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों की वजह से ही मेरी बीवी को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। अब मैं अपनी बीवी के पास ही रहूंगा और अपनी माँ बहनों के फर्ज भी यहीं पर रहकर पूरे करूंगा। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपने फर्जों से कदम पीछे हटा लूं, लेकिन मैं अब अपनी बीवी के साथ और ज़्यादा ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुनकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैं अपने भाई के सीने से लिपट गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।